10 जनवरी 1966 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण एक बार फिर कांग्रेस के सामने यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि अब की बार देश के शासन की बागडोर किसे सौंपी जाए। लेकिन अब की बार परिस्थितियां बदल चुकी थी। कांग्रेस के कुछ प्रभावशाली नेता, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, युवा नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। वे लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना मंत्री रह चुकी थी। इसके अलावा वे कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे सिंडिकेट का अपना स्वार्थ भी था। सिंडिकेट को लगता था कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में इंदिरा गांधी को कोई खास अनुभव न होने के कारण वे दिशा निर्देश के लिए उन पर निर्भर रहेगी और उन्हीं के इशारों पर काम करेंगी। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी को सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सका। कांग्रेस के एक और नेता श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। मोरारजी देसाई बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री का पद भी संभाल चुके थे। क्योंकि सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया था, इसलिए दिखावे के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए गुप्त मतदान करवाया गया। इस चुनाव में कांग्रेस के 2/3 सांसदों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को वोट दिए और इस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। 24 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 10 जनवरी 1966 से 23 जनवरी 1966 तक गुलजारी लाल नंदा देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इंदिरा गांधी राजनीति में लंबे समय से सक्रिय थी, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जमने में उन्हें थोड़ा वक्त लगा। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर ही उन्हें 1967 के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी। उस समय देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं, देश कई समस्याओं से जूझ रहा था। जैसे देश के कई भागों में सूखा पड़ने के कारण अनाज की कमी हो गई थी। 1965 के भारत पाक युद्ध में पैसा देश के आर्थिक विकास पर न लगाकर युद्ध पर लगाना पड़ा था। देश में विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो गया था। इन सब परिस्थितियों के कारण देश में महंगाई बढ़ने लगी थी और महंगाई बढ़ने के कारण लोगों का गुस्सा भी बढ़ने लगा था और लोग सड़कों पर उतर आए थे। इससे देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। इस समय तक विरोधी दल देश की राजनीति में काफी सक्रिय हो गए थे और साथ ही बुद्धिमान भी हो गए थे। उनको समझ आ गया था कि बार बार कांग्रेस के चुनाव जीतने और उनके चुनाव हारने का कारण उनके वोटों का बंटना था। अतः उन्होंने एकजुट होना शुरू कर दिया था। विरोधी दलों को एकजुट करने का काम समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने किया। उन्होंने इसे गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक है और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है। इसलिए गैर कांग्रेसी दलों को चाहिए कि वे एक साथ आए ताकि गरीबों के हित में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। इसलिए 1967 के चुनाव में गैर कांग्रेसी दल एकजुट हो गए। व्यापक जन असंतोष और विरोधी दलों के एकजुट होने के माहौल में फरवरी 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में पहली बार कांग्रेस नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। इन चुनाव में पहली बार कांग्रेस को लगा कि जनता पर उसकी पकड़ ढीली हो रही है। उसे लोकसभा की 520 सीटों में से 283 सीटें मिली थी। हालांकि उसे सरकार बनाने के लिए बहुमत मिल गया था, लेकिन उसका वोट प्रतिशत घट गया था। कांग्रेस को इससे पहले इतने कम वोट और इतनी कम सीटें कभी नहीं मिली थी। कांग्रेस के कई बड़े नेता के कामराज, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष, के.बी. सहाय चुनाव हार गए थे। इन नेताओं के चुनाव हारने से कांग्रेस की छवि को गहरा धक्का लगा था। राज्य विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस को भारी धक्का लगा था। कांग्रेस 9 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, जिसे अब तमिलनाडु कहा जाता है, तथा केरल में अपनी सरकार नहीं बना सकी थी। उस समय आमतौर पर यह कहा जाने लगा था कि यदि दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन में बैठो तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी केंद्र शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। कांग्रेस की इस दुर्गति ने लोगों को अचंभे में डाल दिया था। भारत के लोगों को केंद्र और राज्य स्तर पर कांग्रेस की सरकार देखने की आदत पड़ गई थी। आम आदमी यह सोचता ही नहीं था कि कभी कांग्रेस को भी सत्ता से अलग किया जा सकता है। इसलिए 1967 के चौथे आम चुनाव को राजनीतिक विश्लेषकों ने राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी है। इन चुनाव के बाद यह लगने लगा था कि कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया था। इन चुनाव नतीजों ने यह साबित कर दिया था
कि कांग्रेस को भी चुनाव में हराया जा सकता है।